नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं थोड़ा बाहर हूं, पुणे आया हूं, तो आज का वीडियो कार में ही सही। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम कोई भी पिक्चर लेते हैं तो उस पिक्चर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बेसिकली 3 एलिमेंट्स काम करते हैं उस पिक्चर के साथ में। पहला होता है उसका एक्सपोजर, दूसरा होता है उसका फोकस और तीसरा होता है उसका कलर। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है पिक्चर को प्रेजेंटेबल बनाती हैं। अब अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर को भी 3 एलिमेंट्स मिलके एक्यूरेट बनाते हैं। वो होता है पहला अपर्चर, दूसरा होता है शटर स्पीड और तीसरा होता है आईएसओ। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे आईएसओ के ऊपर। आईएसओ एक ऐसा टूल है, इतना पावरफुल टूल है, जिसको कभी कभी हम लोग नोइंगली या कभी कभी अननोइंगली जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम अपर्चर पे तो ध्यान देते हैं, हम शटर स्पीड पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वैल्यूएबल टूल एक आईएसओ का अवेलेबल है जिसके बारे में हम कभी कभी प्रॉपर तरीके से अपनी फ़ोटोज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको आईएसओ के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में बात करूंगा। देखिए, क्या है कि मैक्सिमम लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी किसी न किसी से सीखी होती है, क्योंकि अपने देश में फ़ोटोग्राफ़ी को सिखाने वाले उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट्स कम हैं। तो हमने सबने मैक्सिमम लोगों ने अपने सीनियर से, अपने कुछ उस्ताद लोगों से, कुछ गुरुओं से फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है, जो सालों साल से फ़ोटोग्राफ़ी करते आ रहे हैं। हमने उनके साथ काम किया, उनकी नसीहतें सुनी, उनके हिसाब से जो वो करते आ रहे हैं उन्होंने पास ऑन किया और हमने उनसे फ़ोटोग्राफ़ी सीखी है। तो बेसिकली अगर हम पुरानी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो उस समय में आईएसओ वाकई में एक ऐसी चीज़ होती थी कि ज़्यादा आईएसओ इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादा आईएसओ यूज़ करने पे पिक्चर में नॉइज़ आने लगता है। अगर जैसे मान लो हम लोग ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की पिक्चर में बात करें, तो मैंने भी ब्लैक एंड वाइट से ही शुरुआत की है। तो हमारे टाइम में जो हमने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स से काम करना शुरू किया था, तो हमारे पिक्चर्स रोल हार्डली 100 आईएसओ के या 200 आईएसओ के, बहुत ज़्यादा होते थे तो 400 आईएसओ के होते। उस समय आईएसओ भी नहीं, उसको एएसए बोला जाता था। तो 400 आईएसओ आते आते तक पिक्चर में थोड़ा सा ग्रे आने लगता था, खासतौर पर जो छोटे फॉर्मेट की जो फिल्म होती थी 35 mm वगैरह की, तो उसमें 35 mm में जब हम 400 आईएसओ पे काम करते थे तो पिक्चर्स में थोड़ा सा ग्रेन आने लगता था। तो हम लोग कोशिश करते थे कि 100 आईएसओ या मैक्सिमम 160 आईएसओ पे काम करते थे। धीरे धीरे फिर समय बदला, कलर्ड फोटोग्राफी का ज़माना आया। तो कलर्ड फोटोग्राफी में भी थ्योरी तो बेसिकली वही ब्लैक एंड वाइट वाली थी, फिल्म का साइज़ भी वही था, डेवलपमेंट भी वही होता था, प्रोसेसिंग वही होती थी। तो उसमें 400 आईएसओ तक हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 400 आईएसओ से ज़्यादा की फिल्में उस समय मार्केट में नॉर्मली नहीं आती थी। लेकिन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में चूँकि क्या है, फ्लैश वगैरह अलाउड नहीं रहती हैं, काम करने में दिक्कत जाती है। तो उस टाइम में हमारे पास, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी 1981 में, तो हम लोग के पास में उस समय 1600 आईएसओ तक की फिल्में होती थी, जो कि मोस्टली ब्लैक एंड वाइट ही आती थी। उसमें हम लोग विदाउट फ्लैश के फ़ोटो खींचा करते थे ताकि किसी को किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो नॉर्मली क्या है, चूँकि मशीनों की फ़ोटो खींचते थे या इंडस्ट्रीज़ के जो और भी प्रोडक्ट्स होते थे उसकी फ़ोटो खींचते थे, तो ग्रेन्स का उतना ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंस नहीं रहता था। लेकिन जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की फ़ोटो खींचते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर ज़रा सा भी ग्रेन अगर आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता। इसीलिए उस समय भी हम लोग मैक्सिमम 400 आईएसओ तक की फ़ोटो खींचा करते थे। फिर धीरे धीरे फिर डीएसएलआर का ज़माना आया। तो जब डीएसएलआर का ज़माना आया तो उस समय हमारे पास 1600 से 3200 आईएसओ तक के कैमरे आने शुरू हुए। लेकिन माइंडसेट तो हमारा वही था, हमारे सीनियर्स की हिदायतें हमारे दिमाग में थी कि 400 से ऊपर जाएंगे तो ग्रेन आ जाएगा, नॉइस आ जाएगा। तो डीएसएलआर आने के बावजूद भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है 400, ज़्यादा से ज़्यादा 800 आईएसओ, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते थे। जबकि ऑल्दो डीएसएलआर में 1600 भी था, 3200 भी आईएसओ था, लेकिन बहुत कम ही लोग उसको इस्तेमाल करते थे। उसके बाद अब और कैमरे एडवांस हो गए। अब आजकल मिररलेस और डीएसएलआर के जो एडवांस कैमरे में हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 51,000 से लेके 1.25 आईएसओ तक की अवेलेबिलिटी है। लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही बिठाया गया है कि आईएसओ बढ़ाएंगे तो नॉइस आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको बता दिया जाता है बेटा वहाँ मत जाना नहीं तो बाबा काट लेगा। तो आज उस बाबा को
दूर करने के लिए मैं आपको बताने आया हूं कि इस बाबा को जड़ से हटा देते हैं और आज दिखाते हैं आपको कि आईएसओ बढ़ाने से भी पिक्चर की क्वालिटी पे मतलब उसमें ग्रेन्स नहीं आते, नॉइस नहीं आता, बल्कि आपकी पिक्चर और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी वेडिंग रिसेप्शन में स्टेज के ऊपर फोटोग्राफी कर रहे हैं। वहाँ पे तरह तरह की पोर्टा लाइट लगी है, स्टूडियो लाइट भी लगी हुई है और आपने अपना कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दिया है। आपने सब कुछ सेट किया। उसके बाद जब आपने पिक्चर का अपर्चर सेट किया, आईएसओ सेट किया और अपना एक मनचाहा जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं 800 या 1200 का आईएसओ लगा दिया आपने, और आपने देखा कि पिक्चर मेरी अंडर जा रही है, तो आपने क्या किया, आईएसओ नहीं बढ़ाया, आपने 5.6 जो आपने अपर्चर लगाया था, अगला पिक्चर जब आपने 4 पे लगा के खींचा उस पर भी नहीं आया तो आपने 3.5 कर दिया। शटर स्पीड आप ज़्यादा डाउन कर नहीं सकते क्योंकि आपका मोशन ब्लर आने लगेगा, तो आपने क्या किया, स्टेज फोटोग्राफी पूरी जो है 3.5 या f4 पे कर ली। उससे नतीजा क्या निकलेगा कि आपके ग्रुप के जो शॉट्स थे उसके चेहरे के ऊपर जो शार्पनेस आनी चाहिए थी अब वो नहीं आएगी। तो ऐसी पिक्चर लेने से क्या फ़ायदा, जब आपकी पिक्चर्स में शार्पनेस ही नहीं रहेगी तो वो किसको अच्छी लगेगी। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए कि सारी सेटिंग वही रहने दीजिए, सिर्फ आप वहाँ पर आईएसओ बढ़ा दीजिए। आईएसओ अगर आपने 400 लगाया था तो 800 कर दीजिए, 1200 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1600 कर दीजिए। आप आईएसओ इतना बढ़ा दीजिए कि आपको कम से कम 7.1 का अपर्चर उस लाइट में मिल जाए। और जैसे ही आपका 7.1 अपर्चर मिल जाएगा या 8 अपर्चर मिल जाएगा, उस अपर्चर के ऊपर जब आप पिक्चर लेंगे तो आप देखिएगा आपके पिक्चर के अंदर एक अलग ही तरह की शार्पनेस दिखाई देगी। आपके सारे लोग फोकस में रहेंगे और सबके चेहरे जो है बिल्कुल शार्प दिखेंगे, जो कि एक ग्रुप फोटो की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखिए पोर्ट्रेट तो आप बड़े अपर्चर पे खींच लेंगे तो बहुत अच्छे आएंगे, सॉफ्ट रिजल्ट आते हैं उसमें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने ग्रुप शॉट खींचा, उसमें अगर मान लीजिए बीच वाला तो आदमी आपका शार्प फोकस में है, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे वाले लोग अगर फोकस में नहीं आएंगे तो ऐसी फ़ोटो किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। तो जब भी इस तरह के शॉट्स हों जहाँ पे थोड़ा आगे वाले के भी इम्पोर्टेंस हो और थोड़ा पीछे वाले के भी इम्पोर्टेंस हो, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा छोटे अपर्चर का पिक्चर लेना चाहिए। और छोटे अपर्चर पर जब भी पिक्चर लेंगे आपको अधिक आईएसओ की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक तो ये सिनेरियो हो गया जबकि आपको शार्पनेस बढ़ानी है तो आपने आईएसओ बढ़ाया इसलिए क्योंकि आपको छोटा अपर्चर यूज़ करना था। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी इंडोर में कोई स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी करने गए। मान लीजिए कि आप एक कबड्डी का मैच चल रहा है किसी इंडोर स्टेडियम के अंदर, या इंडोर स्टेडियम के अंदर कोई रेसलिंग चल रही है, या इंडोर के अंदर कोई भी ऐसा, इंडोर क्या इवन आउटडोर कहीं भी ऐसा कोई शाम का समय है या जहाँ लो लाइट है, ऐसा कोई भी इवेंट चल रहा है जिसमें कि थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं, डांस हो रहा है, या स्पोर्ट्स इवन बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, बैडमिंटन का मैच हो रहा है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो रहा है, वहाँ आपको अगर फ़ोटो लेनी है तो आपको कम से कम वहाँ पर 1000 की शटर स्पीड लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी पिक्चर में मोशन ब्लर आ जाएगा। अब आपने अगर 1000 की अगर स्पीड लगानी चाहिए तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपका कैमरा जो है उस समय 1.8 का अपर्चर मांगे। अब मान लीजिए आप स्पोर्ट्स की फ़ोटो खींच रहे हैं, स्पोर्ट्स की फ़ोटो जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोई आगे है कोई पीछे, इस तरह तरह के उसमें डांस हो रहे हैं या कोई भी इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है जिसमें कि मल्टीपल एक्शन हो रहे हैं, उसमें अगर आप 1.8 के ऊपर लगाकर फ़ोटो खींचेंगे तो कोई एक आदमी ही फोकस में आएगा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लर हो जाएंगी। तो ऐसी फ़ोटो से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे आपका अपर्चर भी कम से कम 5.6 होना चाहिए। और अगर आप 5.6 अपर्चर लगाएंगे और अगर आप मान लीजिए कि 1/1000 की शटर स्पीड लगाएंगे और इंडोर का टाइम है, भले ही वहाँ पे कितने ही हेलोजन और कितने ही लाइट्स जल रही हों, लेकिन आपको कम से कम वहाँ पे 2000 से 8000 के बीच में आईएसओ लगाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको 16000 या 20000 आईएसओ भी लगाना पड़ जाए। तो ऐसे टाइम में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आपसे जितना आईएसओ मांग रही है, आप बिना सोचे समझे उतना आईएसओ लगा दीजिए और आपके एक्सपोजर मीटर के हिसाब से आप सबसे पहले अपना अपर्चर फिक्स कर लीजिए। आप अपनी मन माफिक जो शटर स्पीड है वो फिट कर लीजिए और एक्सपोजर मीटर में देखिए कि आपका कैमरा कितना आईएसओ की डिमांड कर रहा है
उतने आईएसओ पे अपने कैमरे को बिल्कुल तरीके से प्लेस कर दीजिए। भले वो 2000 हो, भले वो 4000 हो, 8000 हो, 16000 हो, 32000 हो, 51000 हो, कोई भी आईएसओ हो आप लगा दीजिए और देखिएगा आपकी पिक्चर में कितनी एक अलग तरह की क्लैरिटी आती है, कितनी अलग तरह की अपील आती है। क्योंकि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी पिक्चर में नॉइज़ आएगा। अगर जहाँ पे लाइट बहुत अच्छी होती है वहाँ पे कभी भी नॉइज़ नहीं आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ले जाता हूँ। मान लीजिए कि किसी स्टेज पे कहीं कोई नेताजी की रैली चल रही है, नेताजी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और शाम का 6-7 बजे का समय है। आपने उनकी फ़ोटोज़ खींची, मान लीजिए शाम का 6-7 बजे है तो आप फ्लैश का इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो फ्लैश और आपके सब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप एक कैमरे में अपने जो फ्लैश में पावर सेट करेंगे, कैमरे में एक अपर्चर लगाएंगे, एक आईएसओ लगाएंगे और यूजुअल जैसे आप खींचते हैं उस तरह से आप पिक्चर खींचेंगे। तो आप पाएंगे कि नेताजी की पिक्चर तो बहुत क्लियर आ गई है, सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपोजर आ गया, उनका चेहरा, उनके एक्शंस, एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन पीछे जो पब्लिक बैठी हुई है वो पूरी डार्क हो गई है और दूर दूर तक जितना भी शाम का समय है तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं आया। तो ठीक है, ये पिक्चर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ आपको। आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए फ्लैश बंद कर दीजिए और आपने जो भी शटर स्पीड लगाई है, सेफ शटर स्पीड लगाई है ताकि मोशन ब्लर ना आने पाए, वो लगा दीजिए। आपको जो अपर्चर चूज़ करना हो, मान लीजिए कि आप अगर 5.6 या 7.1 अपर्चर देना चाहते हैं आप दे दीजिए ताकि पीछे के लोग भी थोड़े से फोकस में आ जाए। नेताजी तो फोकस में आएंगे ही आएंगे, लेकिन बैकग्राउंड के लोग भी थोड़ा सा फोकस में आ जाएंगे। तो आप 7.1 अपर्चर लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने व्यू फाइंडर में देखिए कि आपका एक्सपोजर कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, जाएगा ही क्योंकि आपने 7.1 अपर्चर लगा दिया है, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव साइड में जाएगा। तो आप धीरे से आईएसओ बढ़ाना शुरू करिए। आईएसओ मान लीजिए आपका 1000 लगा हुआ है, 800 लगा है या 600 लगा है, जो भी लगा है, आप उसको देखिए कि मेरा जो जीरो है वो किधर जा रहा है, मतलब हमारी लाइट प्लस में जा रही है या निगेटिव में जा रही है। तो शाम का समय है तो डेफिनेटली नेगेटिव में ही जा रही होगी। आप उसको धीरे धीरे आईएसओ बढ़ाना शुरू करिए। 1000 कीजिए, 1200 कीजिए, 1600 कीजिए, 2000 कीजिए, 2500 कीजिए, बढ़ाते जाइए उसको। आप 32,000 तक भी जा सकते हैं। जहाँ तक जाना हो आप जाइए और देखिए कि जब आपका एक्सपोजर मीटर 0 बताने लगे उस समय में आप रुक जाइए और आप फ़ोटो खींच लीजिए। आप देखेंगे कि आपके नेताजी तो बिल्कुल क्लियर आए ही हैं, साथ में जो पीछे की पब्लिक है वो भी बहुत बढ़िया एक्सपोज्ड है और दूर तक की चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा आपने डे लाइट में पिक्चर खींची हुई है। हो सकता है कि इस तरह के पिक्चर्स में आपको अपने ऑब्जेक्ट के या नेताजी के चेहरे पे, उनके आँखों पे थोड़े से नीचे गाल के ऊपर अगर शैडोज़ आ रहे हों, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप अपनी फ्लैश को ऑन कर दीजिए और आपका इस आईएसओ के हिसाब से और आपके फ्लैश और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के हिसाब से जो आपने अपर्चर लगाया हुआ हो उसके हिसाब से जो पावर आपकी फ्लैश मांग रही हो वो पावर आप अपने फ्लैश में सेट कर दीजिए। आईएसओ को वही रहने दीजिए और उसके बाद पिक्चर लीजिए तो आपकी पिक्चर ऐसी लगेगी कि जैसे बिल्कुल डे लाइट में आपने चमकते सूरज की रोशनी में कोई पिक्चर खींची। आपके आंखों के नीचे के जो ब्लैक शेडोज थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, नेताजी का चेहरा बिल्कुल शार्प आएगा, सारे एक्सप्रेशंस आएंगे और पीछे जो पब्लिक खड़ी है और दूर दूर तक जो झंडे, बैनर और ये जो भी सामान लगा हुआ है वो सब कुछ क्लियर आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप किसी वेडिंग में फ़ोटो खींच रहे हैं, किसी रिसेप्शन में जहाँ बहुत अच्छा होटल का एक हॉल है, जहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है और आपने ब्राइड और ग्रूम को फोकस किया और फ़ोटो खींचा नॉर्मल तरीके से, तो ब्राइड और ग्रूम तो बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन पीछे का जो डेकोरेशन है ना वो बड़ा डल सा आएगा, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी जो मैंने थ्योरी बताई है उसी थ्योरी के हिसाब से आप आईएसओ बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, इतना बढ़ा दीजिए कि एक्सपोजर मीटर में आपको 0 नज़र आने लग जाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्लैश ऑन करें, ना चाहें तो ना करें, ये ऑप्शनल है।
आप एक बिना फ्लैश की फ़ोटो खींच लें। उसके बाद अगर देखें कि आपके यहाँ पे अगर कहीं कुछ शैडोज़ आ रहे हैं तो आप बहुत ही कम पावर मतलब उस डिस्टेंस और उस आईएसओ के हिसाब से जितने पावर की ज़रूरत है उतना पावर आप फीड कर दीजिए और फिर फ़ोटो खींचिए। आप देखिएगा आपकी मतलब फ़ोटो में सब कुछ क्लियर आएगा। आपका दूल्हा दुल्हन तो बहुत क्लियर आएंगे ही आएंगे, साथ में जो डेकोरेशन है और जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो सब के सब बिल्कुल क्लियर आएंगे और आपके पिक्चर में एक बहुत ही अलग तरह की अपील आएगी। तो आप देखिएगा कि जिस भी तरह के आपके जो इस तरह के वेडिंग पिक्चर्स होते हैं, अगर ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, आपके पिक्चर में एक अलग ही लेवल की अपील नज़र आएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि आईएसओ बढ़ाने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। हमने आपको हर कंडीशन में दिखा दिया, आपको लाइट कम थी तो दिखा दिया, ज़्यादा थी तो दिखा दिया, बहुत ज़्यादा कम थी तो दिखा दिया। किसी तरह की लाइट कंडीशन में आपको कहीं भी नॉइज़ देखने को नहीं मिला, बल्कि पिक्चर्स में कुछ ना कुछ खासियत ही आती रहीं जो कि आपकी पिक्चर की क्लैरिटी को और बढ़ाती रही। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से नॉइज़ के बारे में आपका जो है पूरा डर निकल जाएगा। आपको जब भी खाली समय मिलता है, आप भी अपने कैमरे से अलग-अलग कंडीशन में, लाइट कंडीशन में पिक्चर्स लेते रहिए। अभी शादियां तो बंद हैं, लेकिन शादी के जैसा माहौल आपको बाहर बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि भी गणपति जी का माहौल चल रहा है, फंक्शंस चल रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। वहाँ जाके आप जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे ऑलमोस्ट आपको शादियों जैसी डेकोरेशन मिलेगी, शादियों ही जैसी वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएँ मिलेंगी, लाइटिंग कंडीशन मिलेंगी। वहाँ पर आप किसी को भी खड़ा करके पिक्चर्स लेते रहिए अलग-अलग आईएसओ के ऊपर और अलग-अलग अपर्चर सेटिंग के ऊपर। फिर देखिए, कंपेयर करिए कि किस आईएसओ पे कितना ग्रेन आया, कितना नॉइस आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाएँगे कि आगे से मेरे को कितने आईएसओ में सेफली पिक्चर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इसको लाइक करिए और अपने जो फ्रेंड्स हों जो फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि रखते हैं, जिनको भी थोड़ी सी इस तरह की क्यूरियोसिटीज़ रहती हों, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस वाले यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।